नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। अटेंडेंस दीजिए। सबसे पहले अपना जो टॉपिक चल रहा है परमाणु, 4 क्लासेस हो गई है अपने परमाणु की। और उसमें अपन ने पढ़ लिया परमाणु का परिचय, परमाणु का थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, फिर बोर मॉडल। और बोर मॉडल को अपन डिटेल से पढ़ रहे हैं। बोर मॉडल अपना चल रहा है और बोर मॉडल के आधार पर ही ये पूरा परमाणु का चैप्टर है। परमाणु के बारे में सबसे ज़्यादा जो डिटेल में समझाया वो बोर ने समझाया, नील्स बोर ने समझाया। और इसीलिए उसको परमाणु के बारे में समझाने के लिए ही उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। परमाणु में जो आज की क्लास है उसमें अपना टॉपिक रहेगा। टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि आपकी बहुत ही जल्दी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के बारे में आपको पर्टिकुलर बाय कॉल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और जब भी आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे तब तक आपके ये नोट्स कंप्लीट रहेंगे, लिखे हुए आपके पास होने चाहिए, आपको याद भी होने चाहिए। कि आते ही पहले दिन में यही पूछूंगा आप लोगों से कि आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा। आते हैं अपने टॉपिक पे ऊपर। आज का अपना पहला टॉपिक है उत्तेजन ऊर्जा एवं उत्तेजन विभव। उत्तेजन ऊर्जा एवं उत्तेजन विभव। उत्तेजन ऊर्जा उत्तेजन विभव क्या होता है में लिखेंगे पहले। इलेक्ट्रॉन को, आप लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करने पर, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करने पर उसका निम्नतर ऊर्जा स्तर से उच्चतर ऊर्जा स्तर में संक्रमित होना उत्तेजन कहलाता है। ये डेफिनेशन होगी उत्तेजन की। समझते हैं क्या है। नाभिक है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है। यहाँ पर n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है। ठीक है। अगर हाइड्रोजन परमाणु की बात करें, ठीक है, तो इस स्तर में पहली कक्षा में ऊर्जा E1 बराबर कितनी होती है, -13.6। पहली कक्षा में ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी में होती है -3.40 और तीसरी में होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएगा तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आना है तो उसको ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा प्राप्त करके यहाँ आ पाएगा। तो यहाँ आना है तो और अधिक ऊर्जा चाहिए होगी। ठीक है। तो किसी भी प्रकार से इसको ऊर्जा मिल जाए और वो यहाँ पर जंप कर जाए तो इस प्रक्रिया को उत्तेजन बोलते हैं। अब यहाँ से जंप करके यहाँ आने में कितनी ऊर्जा चाहिए वो देखिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। E2 माइनस E1। E2 ये वाली ऊर्जा वो है -3.40, फिर -E1 ये वाली ऊर्जा कितनी है, -13.60। यह आ गया -3.40 +13.60। ठीक है। तो 13.60 तो प्लस का और 3.40 किसका, माइनस का। ये बाकी करेंगे तो इसका आ जाएगा 10.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ का इसका जो ऊर्जा गैप है, ऊर्जा अंतराल है, वो कितना है,
10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, उस पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है? n बराबर 1 है। जब ऊर्जा कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ऊर्जा कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको अगर दूसरी कक्षा जहाँ पर n बराबर 2 है और वहाँ पर ऊर्जा कितनी है? -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जाना है जंप करके, तो फिर क्या करना? उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर किसी भी प्रकार से उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल जाती है तो वो पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाएगा। और ऊर्जा मिल जाएगी तो तीसरी में चल जाएगा, और ऊर्जा मिल जाएगी तो चौथी में, फिर और ऊर्जा चल जाएगा तो पांचवी में। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अगर निम्नतर ऊर्जा स्तर से उच्चतर ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में, दूसरा तीसरा चौथा ये ऊपर वाले हैं, इनमें जाता है, n बराबर 1 से उससे ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्तेजन कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? उत्तेजन बोलते हैं। तो उत्तेजन समझ में आ गया होगा। किसी भी इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित होना उत्तेजन कहलाता है। क्लियर? ये उतारना नहीं है, समझिए, तो समझाने के लिए बताया था मैंने। लिखिए आप नेक्स्ट लाइन से अब। किसी इलेक्ट्रॉन को निम्नतर ऊर्जा स्तर से, किसी इलेक्ट्रॉन को निम्नतर ऊर्जा स्तर से उच्चतर ऊर्जा स्तर में संक्रमित होने हेतु आवश्यक ऊर्जा उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। आवश्यक ऊर्जा उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, उत्तेजन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन को जितने विभवांतर से त्वरित किया जाता है, जितने विभवांतर से त्वरित किया जाता है, उत्तेजन विभव कहलाता है। मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो गई? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गई? उत्तेजन ऊर्जा हो गई। ठीक है, अब उत्तेजन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा वो देख लीजिए। उत्तेजन ऊर्जा डेल ई, फिर लिख सकते हैं यहाँ पे उत्तेजन बराबर E2 माइनस E1। इन दोनों का अंतर हो गया। और उत्तेजन विभव भी उत्तेजन बराबर होता है डेल ई उत्तेजन बटे में ई, मतलब E2 माइनस E1 बटे में ई। ठीक है, और ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। तो उत्तेजन का मतलब समझ में आ गया। किसी इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित होना उत्तेजन कहलाता है, और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है, और उस ऊर्जा के संगत विभव या उस ऊर्जा को प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितने विभव से त्वरित किया जा रहा है वह उत्तेजन विभव कहलाता है। ठीक है, ये उत्तेजन हो गया अपना। अगला टॉपिक है अपना आयनन ऊर्जा एवं आयनन
विभव, आयनन ऊर्जा एवं आयनन विभव। इसमें लिखिए किसी इलेक्ट्रॉन को परमाणु की स्थायी कक्षा से दोबारा लिखिए, किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा प्रदान कर दी जाए ताकि वह परमाणु से बाहर निकल जाए, आयनन कहलाता है। मतलब क्या है? मतलब ये है नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस हाइड्रोजन की पहली कक्षा में जो ऊर्जा है, उस इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी ऊर्जा कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन है नाभिक से बंधा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से क्या है? बंधा हुआ है, ऋणात्मक ऊर्जा है, ठीक है। इसलिए ये छोड़ के नहीं जा सकता, ठीक है। अब अगर इसको किसी भी प्रकार से ऊर्जा मिलेगी तो ये मुक्त होगा, ठीक है। लेकिन कितनी ऊर्जा चाहिए? कम से कम इतनी ऊर्जा चाहिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए, तब जाके ये क्या हो जाएगा, इसकी ये मुक्त हो जाएगा और ये परमाणु से बाहर चला जाएगा, ठीक है। जैसे पहले के टाइम पे क्या होते थे आयनन को समझाने के लिए बता देता हूँ। पहले के टाइम पे क्या होते थे कि कोई राजा महाराजा है, उनके पास में लोग बंधुआ मजदूरी करते थे, ठीक है। बंधुआ मजदूरी क्या होती थी कि किसी मजदूर ने या किसी किसान ने किसी साहूकार या राजा के पास में या जमींदार के पास में कर्जा ले लिया, ठीक है। कर्जा ले लिया तो उस कर्जे को चुकाने के लिए वो व्यक्ति उसके पास में मजदूरी करता था। और कब तक मजदूरी करता रहेगा? जब तक कि उसका पूरा कर्जा मुक्त नहीं हो जाए, ठीक है। और वो साहूकार है या वो जमींदार है, वो इस प्रकार से हिसाब बना के रखता था कि वो कर्जा मुक्त कभी होता ही नहीं था और निरंतर उसको मजदूरी करती रहनी पड़ती थी। जैसे किसी ने साहूकार से 5,000 रुपये कर्जा ले लिया, अब वो 5,000 रुपये चुकाने के लिए उसके पास मजदूरी कर रहा है, लेकिन साहूकार क्या कर रहा है? उसके ऊपर ब्याज लगा रहा है, 1,000 रुपये पर महीने का ब्याज लगा दिया, ठीक है। अब वो एक महीने उसने मजदूरी करी, 1,000 रुपये कमाए, 1,000 रुपये ब्याज में चले गए, 5,000 रुपये ऐसे कैसे बच गए, ठीक है। अब वो मुक्त कब होगा? अगर उस बंधुआ मजदूर को उस जमींदार से साहूकार से मुक्त करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको 5,000 रुपये ला के देने पड़ेंगे कहीं से। 5,000 रुपये लेके साहूकार को देगा या उसका जो भी ब्याज है वो ब्याज से ही देगा, तब वो मुक्त होगा, फिर वो कहीं पर भी जाके मजदूरी कर सकता है। उसी प्रकार से ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के पास में बंधे हुए हैं, नाभिक के पास में बंधुआ मजदूर हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं। ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, इसके पास में ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कर्जा है। अब किसी भी प्रकार से इसको इतनी ऊर्जा मिल जाए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल जाए, तब तो ये क्या करेगा? कर्ज मुक्त हो जाएगा, इस नाभिक के इस बंधन से मुक्त हो जाएगा, चला जाएगा बाहर परमाणु को छोड़ के, ठीक है। परंतु इतनी ऊर्जा नहीं मिलती है। अगर माना कि 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ही मिली तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल पाएगा? क्या नहीं निकल पाएगा, पूर्णतः मुक्त नहीं होगा। ये 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त करने से वो मुक्त नहीं हो पाएगा। हाँ, वो इस पहली कक्षा को छोड़ के दूसरी तीसरी ऊपर जा सकता है, लेकिन मुक्त तो नहीं हो पाएगा। मुक्त होने के लिए कम से कम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए, वो इसको ला के देगा, वो अपना कर्जा चुकाएगा, फिर यहाँ से मुक्त हो जाएगा। इस प्रक्रिया को आयनन बोलते हैं कि वो किसी भी प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करके इसको इतनी ऊर्जा दे दो ताकि ये इस नाभिक के बंधन से बंद मुक्त होके चला जाए अनंत में। उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? आयनन बोलते। समझ में आ गया होगा आयनन। अब इसमें लिखेंगे आयनन की परिभाषा लिख ली थी, आप लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम बाहर वाला, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जा कहलाती है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, आयनन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए
आयनन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जितने विभवांतर से त्वरित किया जाता है आयनन विभव कहलाता है। अब आयनन ऊर्जा और आयनन विभव क्या क्या है? नाभिक पहली कक्षा ऊर्जा कितनी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी कक्षा ऊर्जा कितनी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवस्थित है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर विद्यमान है, तो इसको बाहर निकालना आसान होगा, क्योंकि इसको तो प्लस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे देंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? बाह्यतम कोश से निकलेगा। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विद्यमान है लेकिन निकलेगा यहाँ से नहीं निकलेगा। पहली सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? सबसे बाहर वाले कोश से निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है तो आप इस इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते, पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बाहर वाले कोश वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा ई आयनन, ई आयनन बराबर होता है 0 - ई इनिशियल। इनिशियल मतलब प्रारंभिक स्तर की ऊर्जा, प्रारंभिक स्तर की ऊर्जा। ठीक है, मतलब कहाँ, जहाँ पर विद्यमान है ना उस स्तर की ऊर्जा। ठीक है, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ विद्यमान है, अब अपन ने पढ़ा कि ई उत्तेजन बराबर पड़ा है माइनस का ई इनिशियल, तो बराबर माइनस, और यहाँ पे ऊर्जा कितनी है? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना आ गया? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। मतलब यहाँ से ऊर्जा निकालनी है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए होगी। तो ई आयनन बराबर क्या हो जाएगा? ई आयनन बराबर हो जाएगा 0 - ई इनिशियल, मतलब है माइनस का ई इनिशियल, ये हो जाएगा। ठीक है, और पी आयनन, पी आयनन बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का ई इनिशियल बटे में ई, ये क्या हो जाएगा? वी आयनन। इसका मान किस में रहेगा? इसका मात्रक वोल्ट रहेगा और इसका मात्रक क्या रहेगा? जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। तो ये हो गए आयनन। उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन विभव, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव अपन पढ़ चुके। अब अपन पढ़ेंगे अगला अपना टॉपिक है इलेक्ट्रॉन संक्रमण। इलेक्ट्रॉन संक्रमण का मतलब ये होता है कि ऊर्जा प्राप्त करने पर इलेक्ट्रॉन का, जब ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चल जाएगा तो फिर वापस ऊपर से नीचे भी तो आएगा ना। जब उसकी ऊर्जा निकल जाएगी तब वापस नीचे भी आएगा। वापस नीचे आएगा तो उस नीचे आने की प्रक्रिया को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन संक्रमण। तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन संक्रमण। तो आप लिखेंगे इसमें, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, तो फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जिसका विश्लेषण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। उत्सर्जित ऊर्जा। अब ये पहला टॉपिक उत्सर्जित ऊर्जा, इससे क्या मतलब वो समझिए। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5।
यहाँ पर ऊर्जाएं किस किस प्रकार से कितनी कितनी होती है वो देख लीजिए। E1 बराबर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर नहीं है तो अपन दूसरा कर लेते हैं। E1 बराबर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन। E2 बराबर माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 बराबर माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 बराबर माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E5 बराबर माइनस का 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन परमाणु की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षाएं की ऊर्जाएं हैं। इनको मैंने आप लोगों को याद करने के लिए ही बोला था कि आप लोगों को इनको याद करना है। अब देखो, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर विद्यमान है तो इसकी ऊर्जा इतनी है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर विद्यमान है तो इसकी ऊर्जा क्या है, इतनी है। इस प्रकार से ही ऊर्जाएं हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर विद्यमान है, ठीक है। अब ये जब यहाँ से यहाँ आएगा, ये इसकी तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो कब आएगा, जब ऊर्जा निकलेगी तब आएगा। ऊर्जा है तब नीचे क्यों आएगा, ठीक है। अब ऊर्जा है इसके पास में तो ऊपर ही रहेगा, वो ऊर्जा वाला है। अब जब नीचे आएगा, जब ऊर्जा खत्म हो जाएगी तब नीचे आ जाएगा, ऊर्जा निकल जाएगी तब नीचे आएगा। अब कितनी ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी इन दोनों के गैप के बराबर, ठीक है। मतलब E3 माइनस E1, E3 में ऊर्जा थी माइनस का 1.51, फिर माइनस, और E1 में ऊर्जा है माइनस का 13.60, माइनस का 1.51 और प्लस का 13.60। ये डिफ्रेंशिएट करेंगे, 13.60 माइनस 1.51, ये आ गया 0.9 और ये 12.09, 12.09। जब यहाँ से यहाँ तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, संक्रमित होगा, पहली तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कूदेगा ना, तब ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा कितनी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है, ठीक है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमित होता है, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमित होता है, तो उसके ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा फोटोन के रूप में निकल जाती है, ठीक है। अब यहां से, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है तो इन दोनों के गैप के बराबर ऊर्जा निकलेगी। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है तो इन दोनों के गैप के बराबर ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। और वो किसके रूप में निकलेगी, फोटोन के रूप में निकलेगी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन संक्रमण, ठीक है। अब ये कितनी ऊर्जा निकलती है हाइड्रोजन की, तो चलो अपने को याद है कि 5 की याद कर ली, लेकिन हीलियम के लिए कुछ और होगा। तो उसका जो गणितीय रूप है वो क्या है, वो अपन देखते हैं। ये तो अपन ने पढ़ ली कि उत्सर्जित ऊर्जा जो डेल ई होती है, वो डेल ई बराबर क्या होता है, E2 माइनस E1 होता है। डेल ई बराबर E2 माइनस E1 होता है, ठीक है। अब अपन ने इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E बराबर अपन ने क्या पढ़ा है, माइनस का 2 पाई स्क्वायर K² E⁴ M Z² अपॉन H² N², माइनस 2 पाई स्क्वायर K² E⁴ M Z² H² ये अपन ने पढ़ा है। जूल में होती है ऊर्जा। या इस प्रकार से भी पढ़ा है कि E बराबर माइनस का 13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से बात करते हैं। E बराबर अपन ने ये पढ़ा है माइनस का 2 पाई स्क्वायर K² E⁴ M Z² अपॉन H²N², ठीक है। E बराबर जो है माइनस 2 पाई स्क्वायर K² E⁴
4m/h² और इंटू में है z² n²। ये n है, ये h है। इसको क्या कर रहा हूँ मैं, ch से ऊपर और ch से नीचे गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। इस ch को इधर रहने दो, इस ch को यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा -2π² ये इधर की गुना होगा तो ch² s से गुना होगा तो क्या आ जाएगा h³, फिर है z² बटे में n², z² बटे में n² गुणा में क्या ch। अब जो ये है 2π²k² बटे में ch³, ये होता है r। ये क्या होता है r? r है रिडबर्ग नियतांक। r क्या है? रिडबर्ग नियतांक। इसका मान r के बराबर होता है। r क्या है? 2π²k² और इस r का जो मान होता है 1.097 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू और ये होती है 097 10⁷ मीटर पर सेकेंड। r इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। अब अगर इसकी जगह r रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए E बराबर हो जाएगा -r फिर z² बटे में n² इंटू ch। तो इसको ch को पहले लिख दो, हो जाएगा माइनस का r ch z² बटे में n², ये हो जाएगा E। ऊर्जा का एक मान इसके पदों में आ गया, ये किस में? जूल में। ऊर्जा का फॉर्मूला ये भी होता है -2π²k²m/z² ये भी होता है, और ये भी, ये आ गया, क्या आ गया? माइनस का r ch z²n² जूल। अब अपन ने ये पढ़ा था डेल E बराबर, ये पढ़ा है डेल E बराबर E2 माइनस E1। डेल E बराबर E2 माइनस E1। E2 क्या है? दूसरी कक्षा की ऊर्जा, दूसरी कक्षा की ऊर्जा, और E1 क्या है? पहली कक्षा की ऊर्जा। तो यहाँ पे N2 कक्षा की ऊर्जा, N2 कक्षा की ऊर्जा होगी E2। E2 क्या होगी? N2 कक्षा की ऊर्जा। तो RCH z² बटे में क्या आ जाएगा? N2 का स्क्वायर। N की जगह N2 आ गया ना, अब ये N2V और N1V कक्षा की ऊर्जा। E1 बराबर क्या? माइनस का RCH z² बटे में N1² किस में? जूल में, ठीक है। N2V कक्षा की ऊर्जा और N1V कक्षा की ऊर्जा। N2 जैसे N2 और N1 की क्या है मैं बता देता हूँ। ये N बराबर 1, N बराबर 2, N बराबर 3, N बराबर 4, N बराबर 5। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था और यहाँ से कूद के यहाँ आ गया नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर N2 का मान तो कितना है? 5, और N1 का मान कितना है? 2। N2 का मान तो कितना है? 5, और N1 का मान कितना है? 2। N2 का मान हमेशा ज़्यादा रहेगा। N2 का मान क्या रहेगा? हमेशा ज़्यादा रहेगा। N2 इज ग्रेटर देन N1 रहेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूद रहा है तो अब N2 का मान तो कितना है? 4, और N1 का मान कितना है? 1। ये है N2 और N1। तो इस कंडीशन में तो ये तो क्या है? N2V कक्षा की ऊर्जा का मतलब क्या? 5वीं कक्षा की ऊर्जा E5, और ये N1V कक्षा की ऊर्जा का मतलब क्या हो जाएगा? N1V कक्षा की ऊर्जा का मतलब क्या हो जाएगा? दूसरी कक्षा की ऊर्जा E। क्लियर? तो ये E बराबर आ गया, E की जगह अपन ने N2 और N1V कक्षा की ऊर्जा भी निकाल दी। अब डेल E निकालते हैं। डेल E क्या हो जाएगा? डेल E बराबर E2 माइनस E1। E2 का मान लिख लो, क्या है?
माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर बटे में एन टू स्क्वायर, फिर माइनस और इवन का मान ये है माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर बटे में एन वन स्क्वायर, माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर बटे में एन टू स्क्वायर प्लस आर सी एच जेड स्क्वायर बटे में एन वन स्क्वायर। तो यहाँ से आर सी एच और जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, आर सी एच जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ऊपर से यहाँ पे भी स्क्वायर ही है, कॉमन आ गया। तो यहाँ तो क्या बचा 1/n1 स्क्वायर, क्योंकि वो प्लस का है इसलिए मैं पहले लिख रहा हूँ 1/n1 स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा -1/n2 स्क्वायर। ये उत्सर्जित ऊर्जा डेल ई का मान आ गया, इसका मान आ गया उत्सर्जित ऊर्जा डेल ई का मान आ गया, ठीक है। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होगा, तब जो दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच में गैप होगा वो कितना होगा, आर सी एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मतलब डेल ई बराबर क्या है, आर सी एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर, और n1 क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर, ठीक है। n2 ऊपर वाला जहां से इलेक्ट्रॉन कूदता है, n1 जहां पर इलेक्ट्रॉन कूदता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये जो आर सी एच, इसका मतलब होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः डेल ई बराबर क्या आ जाएगा, 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल ई का मान ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई उत्सर्जित ऊर्जा। अब अपन आगे के इक्वल टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड है, फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, इलेक्ट्रॉन संक्रमण का पहला पॉइंट था उत्सर्जित ऊर्जा। अब दूसरा पॉइंट है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की आवर्ती। अब ऊर्जा E बराबर आई आर सी एच जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब ऊर्जा E बराबर क्या होती है, एच न्यू, ठीक है। E बराबर एच न्यू होती है, तो एच न्यू बराबर आर सी एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ से एच कट गया, न्यू बराबर क्या आ गया, आर सी जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये आ गई उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की आवर्ती। थर्ड पॉइंट में चलते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य। ये कहाँ से शुरू करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे। ई बराबर क्या था, आर सी एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब ई बराबर क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्बडा। अतः एच सी अपॉन लैम्बडा बराबर आर सी एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सी एच कट गया, तो 1/लैम्बडा बराबर क्या हो गया, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये न्यू बार होती है तरंग संख्या,
न्यू बार क्या होती है, तरंग संख्या के बराबर होती है, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं तरंग दैर्ध्य, तो आगे और चलेंगे। यहाँ से आ जाएगा 1/λ बराबर r, फिर आ गया जेड स्क्वायर, लघुत्तम क्या आ जाएगा, यहाँ n1 स्क्वायर है, यहाँ n2 स्क्वायर है, लघुत्तम आ जाएगा n1 स्क्वायर गुणा n2 स्क्वायर। अब n2 स्क्वायर 1 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। ठीक है, तो 1/λ बराबर क्या आ गया, आर जेड स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर बटे में n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर। व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जो नीचे हैं वो ऊपर चल जाएंगे। तो लैम्बडा और यहाँ पे क्या आ गया, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर बटे में आर जेड स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। ये तरंग दैर्ध्य आ गया, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य। तो अपन ने इलेक्ट्रॉन संक्रमण में पढ़ लिया उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बोलते हैं उत्सर्जित ऊर्जा। फिर अपन ने पढ़ लिया उत्सर्जित उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की आवर्ती, और फिर अपना जो लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब जो अपना अगली क्लास होगी, अगली क्लास में अब ये अलग अलग कक्षा से संक्रमण जो होता है इलेक्ट्रॉनों को, वो अलग अलग श्रेणियों में होता है, वो श्रेणियाँ किस प्रकार से होती है, उनकी में ऊर्जा का मान क्या होता है, वो अपन अगली क्लास में कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले आप लोग जो हैं, ये आज की जो क्लास हुई है उस क्लास में को ध्यान से देखिए, फिर उनके नोट्स बनाइए, उन नोट्स को याद कर लीजिए। डेरिवेशन है तो आप लोग 2-3 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। आप अपनी रफ कॉपी में खुद से करेंगे इनको। ठीक है।